क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 1 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में और यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो प्री और मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है महाराष्ट्र में 2 चाइल्ड नॉर्म की जो है गवर्नमेंट की एम्प्लॉय वाली पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकते। महाराष्ट्र की बात हो रही है यहाँ पर। और आर्टिकल नंबर 217 किससे संबंधित है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुच्छेद जो है 217 किससे संबंधित है? ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा यहाँ पर। टीकाकरण का एजेंडा 2030, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, और ट्राइफेड जो हमारी संस्था है ट्राइबल के लिए जो है कोऑपरेटिव के लिए की तरह काम करती है उनके डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने हाथ मिलाए हैं द लिंक फंड के साथ में। ठीक, इसके बारे में जानेंगे क्या कार्य करने वाले हैं, सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये अलग है, एग्रीकल्चर के से संबंधित जो अवसंरचना बनाई जाती हैं उनके लिए फंड है ये। ठीक, और 1 मई बहुत सभी लोग को पता है ज़्यादातर कि इंटरनेशनल लेबर डे होता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है। अच्छा, ये क्यों होता है ये बताइए, वर्ल्ड हिस्ट्री का है ये। और आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बताना चाहते हैं यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है और हमारा टेस्ट सीरीज़ का भी पेड ग्रुप चल रहा है अलग अलग। अगर आप लोग को ज्वाइन करना तो 8564880560 और 9696606608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 बच्चों का मानदंड। अब क्या हुआ है कि एक वुमेन ऑफिसर थी, कंटेक्ट संदर्भ क्या है, वो महाराष्ट्र कारागार विभाग में महिला अधिकारी थी, उसकी जांच में पता चला कि उनके 3 बच्चे थे तो उनको जो है निकाल दिया गया है। ठीक, ये बात है। प्रमुख बिंदु देखिए यहाँ पे ये है कि और भी कई स्टेट में ये है कि 2 चिल्ड्रन वाली पॉलिसी है, जिसमें क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए उस स्टेट में, तो आपको ये बताना पड़ता है कि आपके 2 से ज़्यादा जो है बच्चे नहीं। ठीक, अगर बाद में कभी कभार ऐसा पता चलता है या फिर कोई शिकायत करता है तो आपको जो है गवर्नमेंट नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठीक, तो ये इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स। डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स ये इसीलिए है कि मतलब इसका कॉन्सेप्ट इसके पीछे लाने का ये था कि जब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो सर्व करना चाह रहे हैं सिटीजन्स को, वो लोग उन लोगों को में ये दिखाया जाएगा एग्जाम्पल के द्वारा कि वो लोग भी स्मॉल फैमिलीज़ में रहते हैं, तो हमारे देश में जो फैमिली प्लानिंग है वो सिटीजन्स जो नागरिक हैं वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे। ठीक, ऐसा सोचा गया था और कई सारे स्टेट्स में ये है भी, जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, ये जो है 2019 में लिस्ट में जुड़े हैं। और इसमें देखिए चाइल्ड नॉर्म जो है या फिर 2005 वाला जो रूल है, इसमें इन्होंने एक डेट दे दी। ठीक, डेट दे दी और ग्रुप ABCD की जो सर्विसेज होंगी उन सब के लिए कि आपका देखो 2 बच्चे हो सकते हैं, ठीक, आपके, लेकिन इसमें एडॉप्शन वाले बच्चे इंक्लूडेड नहीं, यानी कि 2 बच्चे हो गए या फिर आप एडॉप्ट कर सकते हो 2 से ज़्यादा भी, मतलब 3 बच्चे हो गए, इसमें से एक आपका एडॉप्टेड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और जिसके 2 से ज़्यादा है वो जो है उसको वो नहीं कर पाएगा नौकरी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक, एक डेट इन्होंने रखी है मार्च 28, 2005, जब ये रूल्स आए, तो इसके पहले मान लीजिए अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि तब तक रूल ही नहीं आया था। अगर रूल आ गया होता, लॉ आ जाता, उसके बाद ही करेंगे ना। ठीक है, ये वाली चीज़ है। और हाउ हैज़ बीन द इन्फोर्समेंट, कैसे इन्फोर्समेंट किया गया है अभी तक जो है, इसमें यही है कि सिटीजन्स के सामने एक एग्जाम्पल सेट होगा और 2 चाइल्ड पॉलिसी का कि सब लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, और डिस्क्वालिफिकेशन जो है उपरोक्त नियमों के तहत कई सेवारत कर्मचारियों की जो है अयोग्य करार दिया गया, लेकिन ऐसे मामले में अभी तक बहुत ही कम सामने आए। ज़्यादातर वही होता है कि जब कोई शिकायत करता है, खुन्नस निकालता है, तब कोई होता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर क्या होता है कि जिसके खिलाफ होता है कि नहीं तुम्हारे 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तुमको निकाल देंगे, वो फिर कोर्ट में चला जाता है, फिर डिसीज़न आता है, फिर उस पर अपील होती है, ऐसे चलता रहता है कई साल तक, कोई इसमें वो नहीं होता। और कई स्टेट्स में ये कुछ ने इसको लागू किया है। इसमें यही है कि ज़्यादा इन्फॉर्म्ड जो है हमें करना चाहिए कि लोगों को इलेक्शन में भी, कई लोगों ने लोकल इलेक्शन में भी रख रखा है कि आपके 2 बच्चे ज़्यादा हैं तो आप इलेक्शन लोकल, मतलब जो स्थानीय जो चुनाव है उसमें आप नहीं भर सकते फॉर्म, आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट की नौकरी आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो ये वाली चीज़ है। और अच्छा, ये बताइए, आप लोग से एक क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? ठीक, या फिर इसको बोल सकते हैं लाभांश। डिविडेंड क्या है ये आप लोग को बताना है।
इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल नंबर 217 संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अब क्या हुआ है, संदर्भ ये है कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं भारत के, उनको ये पावर दी जाती है आर्टिकल, ये क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 217 के अंतर्गत, कि वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी हाई कोर्ट के जज को, ठीक है ना। आर्टिकल 217 क्या है कि हाई कोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट होना, नियुक्ति होनी है, तो जो है आपका प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि वो अपॉइंट करेगा, ठीक, अपॉइंट करेगा। इसमें एक शब्द आता है अंडर हिज हैंड एंड सील, हैंड एंड सील। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर हैंड का मतलब ये है कि उसके सिग्नेचर होंगे खुद के, और सील मतलब उनके ऑफिस का जो है वहाँ पे स्टाम्प लगेगा। ये सिंपल सी मतलब है। तो मतलब इनकी नियुक्ति हुई तो ये दोनों चीज़ हो रही है, इनके खुद हस्ताक्षर प्रेसिडेंट साहब के, और जो है उनके ऑफिस का उसके लेटर हेड पे होना चाहिए, एक तरीके से है जो स्टाम्प लगेगी। तो ये वाली चीज़ है। प्रेसिडेंट को किससे किससे पूछना होगा, देखिए सीजीआई से पूछेगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कॉलेजियम सिस्टम मैंने आप लोग समझाया था ना पीछे, रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सीजीआई से पूछेगा, ठीक। गवर्नर जिस स्टेट का है हाई कोर्ट, उसका जो है राज्यपाल से पूछेगा। और अगर मान लो चीफ जस्टिस के अलावा किसी जज का जो है नियुक्ति होनी है, तो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का जो है उससे भी कंसल्ट करेगा, ठीक, फिर बाद में जो है अपॉइंटमेंट कर देगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, संदर्भ यह है कि विमला सिंह कपूर जो है, ये एडीजे थी, मतलब कि आपका एडिशनल जज, इनको छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है, और इन्होंने चार्ज एज्यूम कर लिया। समझ में आ गई पूरी चीज़। 217 प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं, और जो है जो भी प्रावधान है नियुक्ति करना या फिर जो भी कंडीशंस जो जज के होते हैं, ऑफिस ऑफ जज के हाई कोर्ट के, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और आपका जो है जो कई सारे ऐसे प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं और उनको लागू किया जाता है हाई कोर्ट में। इन सबको जो है बताया गया है कौन से अनुच्छेद में, 217 से 218 में बताया गया है। समझ में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रावधान है आर्टिकल 217, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है कि आपको नियुक्ति और शर्तें बतानी है कि जो ऑफिस ऑफ जज है वो हाई कोर्ट का, उसकी क्या नियुक्ति कैसे होगी और क्या शर्तें हैं। तो एवरी जज जो बनता है हाई कोर्ट का, उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई। और इसमें यह भी है कि एक्टिंग जज यानी कार्यवाहक और एडिशनल जज भी अगर बनाना है तो आपका जो है आर्टिकल नंबर 224 को पढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी पीछे बताया भी था, ठीक। इन अदर केस, जब तक वो 62 साल के नहीं हो जाते तब तक वो बने रहेंगे जज की नौकरी करने के। और सुप्रीम कोर्ट के जज का एज क्या है, 65 ईयर्स, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके रिमूवल का क्या प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट है ये। रिमूव कैसे किया जाता है, पॉलिटी की किताब खोलिए और उसको एक बार रिवाइज करिएगा आज। शर्तें क्या हैं, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते क्या क्या उसको करना चाहिए। जज जिसको अपॉइंट किया जा रहा है वो प्रेसिडेंट के हैंड इन अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, ये वाली बातें हैं। हाई कोर्ट का कोई जज बन गया, वो अपना रेजिग्नेशन देगा तो प्रेसिडेंट को देगा, ये नहीं कि गवर्नर को नहीं देगा, ध्यान रखना, ठीक। आपका जो है रिमूवल अगर जज का होना है तो वो प्रेसिडेंट कर सकता है रिमूवल, ठीक। कौन से क्लॉज में, आर्टिकल नंबर 124 के क्लॉज नंबर 4। ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, जिस तरीके से रिमूवल होता है जज सुप्रीम कोर्ट का, जो मैंने अभी आपसे बोला, इसको रिवाइज जरूर करिएगा, पढ़िएगा जरूर। ऑफिस जो जज का है शैल बी वेकेटेड बाई बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, कोई ऐसा हाई कोर्ट का जज था, ठीक, उसको क्या किया कि उठा के सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, तो ये जगह तो वैकेंट हो गई ना, इस जगह फिर इसको जो है भरा जाएगा। या फिर किसी और जगह इस वाले हाई कोर्ट के जज को उठा के किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, ऐसा भी तो होता है। ये सब करेगा प्रेसिडेंट ही, ध्यान रखना। रिमूवल, रिजाइन सब प्रेसिडेंट ही लेता है, गवर्नर खाली पूछताछ होती है। हाई कोर्ट तब भी जो है ये सारे काम भी प्रेसिडेंट करेगा, वैकेट कर देना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज बना देना। और पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और जो है ये सब चीज़ें नहीं है उसके पास। तो सिंपल से यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई जो है भारत का नागरिक तो है, सिटीजन है, लेकिन अगर वो क्वालिफाई नहीं है तो वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। वो क्या है अपॉइंटमेंट, मतलब होने के लिए क्या क्या जो है उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम 10 साल जो है जुडिशियल ऑफिस
में काम किया हो और 10 साल जो है एडवोकेट की तरह हाई कोर्ट में काम किया हो, चाहे उस कोर्ट में या फिर दो से ज़्यादा कोर्ट में इन सक्सेशन। तो ये मतलब एक तरीके से उनकी क्वालिफिकेशन बताई गई है कि वही लोग पात्र होंगे जो लोग इस 10 साल से एडवोकेट रहे हो या फिर उससे पहले जुडिशियल ऑफिस में किसी में रहे हो। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है ये इंटरनेशनल उसका है इम्यूनाइजेशन एजेंडा। ठीक, इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण का एजेंडा है, ये WHO का है और यूनिसेफ का है और एक संस्था है गावी। ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन करके है, इनका मतलब ये वो है एजेंडा है। इसमें क्या है कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब पहले तो इनका एम क्या है, टारगेट क्या बनाया है इन्होंने, ग्लोबल एजेंसीज लाइक WHO इन्होंने कि कई 5 करोड़ इन्फेक्शन जैसे होते हैं, ठीक, 5 करोड़ इन्फेक्शन को, जो कि ऐसे इन्फेक्शन जिनको वैक्सीन से रोका जा सकता है। ठीक, वैक्सीन से रोका सकता है, हम इनको रोकेंगे। वैक्सीन से रोका सकता है तो 5 करोड़ इन्फेक्शन ऐसे जो हैं जो वैक्सीन से रोके जा सकते हैं, प्रिवेंट किए जा सकते हैं, हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे इन दिस डेकेड, यानी कि 2021 से 2030 तक। ठीक, ये नया इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसको कि 26 अप्रैल से लॉन्च किया गया। अब इम्यूनाइजेशन की टीकाकरण की बात हो रही है तो किसकी होगी, चिल्ड्रंस की हो रही है बात, बच्चों की बात हो रही है। ठीक, 5 को इन्फेक्शन नहीं होते कि ये टारगेट है और ये एजेंडा जो आपका 2030 तक चलेगा। तो इसमें क्या है, इन्होंने ये भी कहा है कि SDGs जो होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर सतत विकास जो गोल हैं, उनको भी अचीव करने में हमें फ़ायदा मिलेगा। स्पेशली SDG गोल नंबर 3 किससे संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है। पहला किससे है, पॉवर्टी से, दूसरा किससे, हंगर से, तीसरा किससे, हेल्थ से, फोर्थ किससे है आपका, एजुकेशन से, फिफ्थ किससे है, जेंडर इक्वालिटी से। अभी रटवाऊंगा आपको, रुक जाओ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये है, इसके बारे में WHO, यूनिसेफ, गावी, इन लोग ने मिलके जो है ये इम्यूनाइजेशन का वीक जो था, हफ्ता जो था, उसमें इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे चिल्ड्रन हैं जो 0 डोज चिल्ड्रन कहलाते हैं। 0 डोज चिल्ड्रन कौन से होते हैं भैया, जिनको वैक्सीन का एक भी यानी टीकाकरण का एक भी शॉट नहीं मिला है। ठीक, तो ऐसे बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चे मान लीजिए 100 हैं, ठीक, तो हम उसको 50% से कम, ऐसे बच्चे जिनको एक बार भी वैक्सीन नहीं मिला है 50% से कम कर देना चाहते हैं, ताकि मतलब उनका इम्यूनाइजेशन हो, टीकाकरण हो, ये वाली चीज़ है। ठीक, तो ये वाली चीज़ अकॉर्डिंग टू द WHO, ये यूनिसेफ, गावी, 2 वैक्सीन अलायंस है और प्रोग्राम ये होप करता है कि इम्यूनाइजेशन हम सभी जो है 13 मिलियन चिल्ड्रन के पास ले जा सकें, मतलब कि 1.3 करोड़ चिल्ड्रन तक पहुँचे। और इसमें यह है कि मोर देन 20 मिलियन इन्फेंट जिनके पास अभी तक कोई भी फुल कोर्स नहीं हो पाया है, ठीक, इवन बेसिक जो मूलभूत वैक्सीन है उनका या फिर मिस आउट हो गए, उन पे तो जो है 65% जो है कवर हो जाएंगे। IA 2030 जो है आपका इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 जो है, ये हमारी पिछली एक मतलब प्लान था, ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान, उसके मतलब क्या प्रोज हुए, क्या कौन से हुए, क्या अचीवमेंट हुआ, उस पे बेस्ड है आपका इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। ठीक, अब इसका जो एम है आपका कि जो टारगेट भैया GVAP में नहीं पूरे हो पाए थे उनको हमें पूरा करना है। ठीक, और ये वाला जो है किस डेकेड में चालू हुआ था, डेकेड ऑफ वैक्सीन्स बोला जाता था किसे, 2011 को, 11 से 20 तक को, जिसमें कई सारी चीज़ें हम फुलफिल नहीं कर पाए। नया प्रोग्राम जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, ना कि टॉप डाउन अप्रोच। GVAP की सबसे बड़ी कमी क्या थी, टॉप डाउन अप्रोच था। अब देखो ये क्या है, जैसे कि प्लानिंग है भारत देश में, ठीक, योजना बनाई जाती है। अभी जैसे नीति आयोग योजना बना रहा है, एजेंडा बनाया है 7 साल का, 15 साल का, तो उसमें क्या है कि उसने होना ये चाहिए कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, उनसे सबसे पूछा जाए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, फिर उसको उठा के जो है आप ब्लॉक पे चले जाओ या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाओ, फिर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का बने, फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट का बने, और कई सारे स्टेट जाके फिर सेंटर को बताएं फिर। तो ये बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम से अप जा रहे हो आप। लेकिन वैसे यहाँ पे क्या टॉप डाउन क्या अप्रोच होता है कि जो उन्होंने बता दिया वो सबके लिए, अब इनकी डिमांड कुछ और है नीचे वालों की, और ये अपने हिसाब से बता रहे हैं, तो ये तो फेलियर हुआ ही है ज़्यादातर। टॉप डाउन अप्रोच जो है ज़्यादातर फेलियर होता है। ठीक, इसको अगर और आसान भाषा में बताऊँ तो माता पिता हमारे जो है वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी, तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक, आसान बनाने के लिए बता रहा हूँ, डोंट थिंक कि मैं किसी को बुरा भला कर रहा हूँ। सारे माता पिता, मैं ये मानता हूँ कि किसी के पास माता पिता हैं तो उसे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है।
दे आर देयर साक्षात भगवान, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। ठीक, और पेरेंट्स से ऊपर कोई नहीं होता और माँ से बड़ी बड़ी कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं है। तो ये समझिए कि ये है आपका टॉप डाउन अप्रोच हो गया कि माता पिता आपको बताते हैं क्या होना है। वहीं अगर बच्चों से पूछा जाए कि क्या चीज़ें उनको चाहिए तो वो बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये वाली चीज़ है। आपका इम्यूनाइजेशन एजेंडा जो होता है ये कहता है कि हम बूस्टर डोजेस देंगे कई ऐसी जो है बीमारियां, जैसे डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस के लिए हम बूस्टर डोजेस देंगे। ठीक है, और ये एक नया अप्रोच है ताकि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए अभी तक उनके पास भी हम पहुँचें, और जितनी भी मतलब जोग्राफी भूगोलिक जो विषमताओं को पार करते हुए। अच्छा, भारत में एक जो है मिशन चलता है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। ठीक, ये टीकाकरण से संबंधित है। इसके लेटेस्ट अभी मैंने कवर भी किया था पीछे, 3.0 शायद चालू हो गया है। इसमें कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं ये आपको देखना है। ठीक, कौन कौन से, जैसे डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस हो गया, फिर हेपेटाइटिस वाला आ जाता है, बी है, सी है, कौन सा है बताइए, कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। वो डिजीज सारी पढ़िए, यहाँ पे कमेंट करके लिखिए भी, ताकि वहाँ पे अगर पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। शून्य खुराक वाले बच्चे जिनका कभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इस प्रोग्राम का एम यही है कि पॉपुलेशन जो है, जिनको अभी तक नहीं पहुँच पाए, जो लोग अभी हाशिए पे समुदाय हैं, उन सबको मुख्य धारा में लाने के लिए उनका वैक्सीनेशन करो, उनकी हेल्थ अच्छी करो। ठीक है, और इसमें यही है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रेटजी का मतलब एक रणनीति बनानी है कि वैश्विक स्तर पर टीकाकरण हो सके 2021 से 2030 तक, और एसडीजी गोल जो है हम मतलब उसको अचीव कर सकें, और ख़ास तौर पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग। पहला क्या है, पॉवर्टी संबंधित, दूसरा हंगर से, गुड हेल्थ से संबंधित तीसरा है, चौथा एजुकेशन से, जेंडर इक्वलिटी पांचवा है, और 10वां जो है ये रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, मतलब इन असमानताओं को कम करना है 10वें में। 5वें में क्या है, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है। ठीक, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया साथ, छठा। ठीक, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी होती है, नवीकरणीय एनर्जी होती है, आपका अक्षय ऊर्जा होती है, सारी हो गई। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ये ट्रिपल I इसको आप कर सकते हो 9 वाला। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में स्मार्ट सिटी इंडिया में बनाई गई हैं, 11 हो गया। 12 क्या है, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, मतलब ये है कि आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेटेरियलिस्टिक हो जाओ। ठीक है ना, हर चीज़ जो है भौतिकवाद से नहीं चलनी चाहिए, कि मतलब फ़ोन आपके पास है जिससे बातचीत करके, स्मार्टफोन होना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई कर सको, वो बहुत है। लेकिन अब क्या है, लोग के पास फ़ोन होंगे, अब आजकल 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 फ़ोन होते हैं, तो वो लोग मेटेरियलिज्म कंजम्पशन, मतलब फालतू का वो कंजम्पशन कर रहा है। और कुछ लोग के पास तो यार एक भी फ़ोन नहीं है, तो रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी से कंजम्पशन करें। और फ़ोन भी चाहिए कौन सा, आईफोन, भले ही चलाना ना जानते हो। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। ये गोल नंबर 13 है, वो क्या है, क्लाइमेट एक्शन। ठीक, ये तीनों जो है क्लाइमेट से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। क्लाइमेट एक्शन 13, 14 जो है एक्वेटिक, यानी कि जलीय जो इकोसिस्टम है, लाइफ बिलो वाटर। 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड, जैसे फॉरेस्ट वगैरह सब हो गया। 16वां क्या है आपका, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17वां क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लिंक फंड के साथ में ट्राइफेड वाला कर रहा है। मतलब यही है कि हम जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और स्पेसिफिकली SDG 3 जो कि हेल्थ से संबंधित है, उसको हम अचीव कर सकें आपके इम्यूनाइजेशन वाले एजेंडा से। ठीक, पूरा समझ में आ गया। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करिए। लाइक बटन को तोड़ना है और आगे जो है एग्ज़ाम में फोड़ देना है। ट्राइफेड ने लिंक फंड के साथ साझेदारी की है। अब देखो, ट्राइफेड क्या है आपका, ट्राइबल्स के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब एक सहकारी जो है समिति है, मतलब जो मार्केट करती है ट्राइबल्स, कुछ हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्ट ये सब बनाते हैं ना, उनका जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है। आप लोग को क्या करना है, माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस PIB लिख के सर्च करिएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे तेंदू लीव्स होती है जिससे बीड़ी वीड़ी बनती हैं, हनी होता है, ठीक, शहद होता है, और भी कई सारी चीज़ें, सीड्स हैं। ठीक, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। और एक चीज़ और समझ लो, माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए MSP यानी कि न्यूनतम मूल्य भी दिया जाता है। ठीक, MSP भी दिया जाता है। अगर कहीं एक स्टेटमेंट दे दे कि MSP जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को नहीं दिया जाता, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये उनके मार्केटिंग करता है, उनके विकास के लिए एक जो है कार्य करता है ट्राइफेड। तो उसी उद्देश्य के फेवर में इन्होंने एक प्रोजेक्ट नया जो है चालू किया है लिंक फंड के साथ में।
ठीक, लिंक फंड कौन है बताया हूँ पहले, एक फिलंथ्रोपिक मतलब कि परोपकारी जो है ऑपरेशनल फाउंडेशन है, जो कि चाहता है कि दुनिया में पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, एरिडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा जो लोग गरीब हैं। मान लीजिए जैसे ये बीपीएल वाली है, बिलो पावर मतलब सीमा है, पॉवर्टी लाइन है ये, ठीक। तो अगर मान लो 50 रुपये है, तो इसके जस्ट नीचे वाले 49 रुपये वाले, 48 वाले, ये फिर भी कुछ अच्छी स्थिति में होंगे उन, अगर कंपेयर करो तो 5 रुपये वालों से, है कि नहीं। तो इस तरीके की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसका उन्मूलन करना है, लिंक फंड इसमें काम करता है। और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव, जो इम्पैक्ट, जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, उनको मिटिगेट करना है, उनको भी ख़त्म करना है, ठीक। ये दोनों काम करता है लिंक फंड। और इसने ट्राइफेड के साथ में मिलके एक नया प्रोजेक्ट चालू किया है, क्या नाम है इसका, सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया। सतत आजीविका मिलनी चाहिए ट्राइबल जो घर हैं भारत में, उनके लिए, ठीक। सिंपल सी अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 29 तारीख से चालू हुआ है। और आपका जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो आपके अनुसूचित जनजाति हैं, इनके विकास के लिए, इनको जो है रोजगार मिले, वही सारी बातें हैं अब, ठीक। उनका जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्ट है आपका, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, कुछ वो लोग प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, डोकरा आप लोगों ने देखी होगी, जो है वर्क होता है, डोकरा वर्क होता है, कई सारी कढ़ाई वाली चीज़ें भी, एम्ब्रॉयडरी होती है, अलग अलग जो है उनके वो भी होते हैं, क्राफ्ट्स होते हैं, जूट के उसके जो है वो कुछ बनाएंगे, बॉक्सेस बनाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो उनमें वैल्यू एडिशन करना है, उनको रोज़गार देना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनको जो है कौशल देना है, डाइवर्सिफिकेशन भी करना है उनके क्राफ्ट का, ताकि मतलब उनका जो है अच्छे से उनकी जो जॉब हो वो अच्छी हो, और मतलब सस्टेनेबल भी हो, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें वीमेन सेंटर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ताकि वो लोग उद्यमिता और नवाचार पे भी आगे बढ़ सकें, ठीक। और ये किस तरीके से काम करेगा, एक तो एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा, ठीक, जिसका रिव्यू हर हफ्ते होगा, ध्यान रखना। एक्शन प्लान बनाया जाएगा, वहाँ पे अगर वहाँ क्वेश्चन में बोल दे कि एनुअली उसका जो है रिव्यू होगा, तो नहीं, हर हफ्ते होगा। और प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी होगी, जिसमें कि जो है मेंबर होंगे दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के। और ये जो है जैसे ही रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये अपना फाइनेंशियल इंटरवेंशन चालू कर देगा, मतलब वित्तीय हस्तक्षेप कमेंस कर देगा, ठीक। लिंक फंड जो है मैंने आपको बता दिया, जेनेवा में स्थित है, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम पॉवर्टी से निपटने के लिए कार्य करता है। ट्राइफेड आपका जो 1987 में एक जो है ये क्या बोलते हैं, सांविधिक निकाय है, यानी कि वैधानिक निकाय है, क्योंकि एक पार्लियामेंट के एक्ट जो बनाया उसके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया, स्थापना की गई है। क्या है, बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 1984, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1984। अच्छा बताइए, कोऑपरेटिव बनाने के लिए हमारे भारत संविधान के कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, और इसको जोड़ा गया है कौन से वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, ठीक। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 97 है, एक बार देखना, ठीक। और ये वाली चीज़ है, तो सहकारी समिति बनाई गई इसके ज़रिए। और ये नेशनल लेवल का कोऑपरेटिव बॉडी है, ट्राइबल्स के लिए काम करता है। इसमें यही है कि ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर जो है उसके अंतर्गत आती है, मतलब इसका कंट्रोल रहता है ट्राइफेड के ऊपर। और ट्राइफेड का ये उद्देश्य है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो है ट्राइबल्स के, अनुसूचित जनजातियों के जो है विकास लाना है, और उसके लिए संस्थागत रूप से करना, मतलब इंस्टीट्यूशंस बना दो, ताकि वो लोग ऐसा नहीं आज कार्य कर रहे हैं, आपने अगर इंस्टीट्यूशन बना दिया तो वो कल भी कार्य करता रहेगा, तो ज़्यादा, और उसकी एक जवाबदेही बनती है, तो ज़्यादा अच्छा व्यापक रूप से जो है कार्य होता है, तो ताकि मतलब इसमें व्यापार हो सके, इनका ट्रेड हो सके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से। और जो भी सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, मतलब मान लीजिए हनी हो गया, हनी लोग ने अपना जो भी खाया पिया, उसके बाद जो ज़्यादा बच गया, अधिशेष हो गया, उसको भी ये लोग ट्रेड कर सकें, जो ट्राइबल्स करते हैं। तो ये सब में काम करता है ट्राइफेड। ट्राइफेड का जो है 2 तरीके के रोल हैं, एक तो ये है कि मार्केट भी तैयार करता है ट्राइबल्स के प्रोडक्ट्स का, और सर्विस प्रोवाइडर भी है, और ये सशक्तिकरण करता है, उनको नॉलेज, ज्ञान देता है, उनको टूल देता है सिस्टमेटिक साइंटिफिक मैनर में, ताकि जो है उनका अच्छे से उनका जो है आर्थिक सामाजिक विकास हो सके, ठीक। ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक। 8,000 करोड़ का जो है ये था, एप्लीकेशन इसमें आई, और 8,000 करोड़ के मार्क को इन्होंने जो है ओवरकम कर लिया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो है पैक्स का,
अब देखो ये पैक्स से संबंधित यूपीएससी ने अलग से एक पिछली बार क्वेश्चन पूछा है 2020 में प्राइमरी। अब आप इस तभी मैं कहता हूँ जो भी संस्था आती है उसके बारे में आप लोग को पढ़ना जरूरी है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक, तो इसके बारे में जो पढ़ना, ऐसी संस्था जो आती है, तभी मैं आपसे कहता हूँ ना इसको रिवाइज कर लो, इसको पढ़ लो, इसको देख लो, ठीक है, ताकि आप खुद से देखो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, ऐसा तो ना कि मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको पढ़ोगे 2-3 चीज़ें और भी देखोगे एग्जाम में काम आएगा, ठीक। तो अब जो ये फंड बनाया गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें सबसे ज़्यादा तो भैया इनका पैक्स का ही है। दूसरा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, मतलब जो उद्यमिता जो एग्रीकल्चर संबंधित हो वो हो गए, और इंडिविजुअल फार्मर्स जो है 13% है। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा और इसमें फार्मर्स की जो मूल्य है वो खुलेंगे, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाया जाएगा। जो स्टेट सबसे आगे इसमें चल रहे हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान है। और कई सारे स्टेट जो हैं वो जो उनका स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत एक सहकारी समितियों का जो नेटवर्क है उसमें जो उसका जो है उसको लेवरेज कर रहे हैं, उसका वाला फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसमें मध्य प्रदेश जो है सबसे ऊपर है, जहाँ पे हाईएस्ट नॉन पैक एप्लीकेशन है। मतलब पैक्स वैसे तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा इसने एप्लीकेशन दी है इस फंड में पैसे डालने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा है कि पैक से भी ज़्यादा जो है अन्य लोगों ने जो है एप्लीकेशंस दी हैं कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक। अगर हम इसको देखें, ये एग्रीकल्चर फंड क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना जो फंड है ये क्या करेगा, जो जितने भी हितधारक हैं एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम से, मतलब कृषि जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जितने भी हितधारक हैं सबको, सब लोग मिल के कलेक्टिव पावर करेंगे। बहुत बढ़िया एक वो है, कलेक्टिव सक्सेस की तरफ जाएंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो इसका अंडरटेकिंग कर रहा है, और जो भी ऑन ग्राउंड मतलब ज़मीनी स्तर पे जो भी निवेश होंगे, इसका जो ये जो इनिशिएटिव है हैव लेड टू नॉट ओनली एन ओवरऑल इंक्रीज इन एप्लीकेशन, मतलब इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है कि भैया किस तरीके से नवाचार कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक, कस्टम हायरिंग सेंटर हों, फार्म मशीनरी बैंक्स हों, ताकि अभी क्या है कि अब जैसे कि लैंड होल्डिंग्स कम होती जा रही हैं, फार्म मतलब छोटे छोटे खेत होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ानी है, तो ये सारी चीज़ें नवाचार और सॉइल हेल्थ भी देखना है, तो ये सब चीज़ें अच्छी से अच्छी मशीनरी, आजकल देखो ना ड्रोन से लोग जो है फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, कई काफ़ी जो है तकनीकी रूप से प्रेसीजन एग्रीकल्चर हो रही है, सेटेलाइट से इसका वो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इन्हीं सबको बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर में है, जो अब ज़रूरत बन गई, उसके बिना नहीं एग्रीकल्चर जा सकता, नहीं हम खाना खिला पाएंगे यार, हम फूड सफिशिएंट नहीं रह सकते। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो हमें ऐसे फंड की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर फंड, जो कि हमारे नवाचार और नई नई टेक्निक का उपयोग करते हुए हम स्थिरता बनाए रहें, अपने उत्पादकता बनाए रहें अपनी कृषि में, ठीक। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ये मीडियम से लॉन्ग टर्म का आपका जो है लोन देता है, फाइनेंसिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और जो मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट समझ रहे हो, जैसे कि आलू की खेती करी, आलू आ गया आपके पास, आपने हार्वेस्ट कर लिया, अब उसको कोल्ड स्टोरेज बना लो। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन जो अवसंरचना है उसमें कोल्ड स्टोरेज बना लो। कोल्ड स्टोरेज में आपने, अब आपको नई चीज़ सोची होगी, खाई होगी, देखी भी होगी कि आलू आपको 12 महीने मिल जाता है, वो इसीलिए क्योंकि कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे प्रिजर्व कर लिया जाता है, ताकि जब भी मतलब इसकी सप्लाई इसलिए बनी रहती है। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कम्युनिटी फार्मिंग हो एसेट हो गया। अब इसमें जो लोन दिए जाते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, मतलब अगर आप समय पे दे दोगे तो सिर्फ 3% लगेगा, अगर समय के बाद दोगे तो 7% लगेगा। तो ये वाली चीज़ है, और ये चलेगा आपका फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2029 तक, 10 साल का है, 1 लाख करोड़ का इसमें जो है लोन दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन है, मतलब कि आपको जो लोन दिया जाएगा उसका आपको ब्याज सिर्फ और सिर्फ 3% दिया था। अब देखो ऑन द हाइंड साइड यहाँ पे क्या होता है कि लोग बैंकों से जो है ऋण लेने की जगह क्या होता है कि ये किसान वाला ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ब्याज बहुत ही कम है, 3% है। अगर आप बैंक से होम लोन लो तो कितना पड़ता है, वहाँ से आपको करीबन 11 से 14% पड़ता है। तो लोग जो है क्या करते हैं कि यहाँ से लोन लेके कृषि में लगाने के बजाय उसको जो है कहीं और लगा देते हैं। 3% का है, कितना कम है ना। तो ये सब चीज़ें जो है होती है, इधर बाईपास करते हैं। और क्रेडिट गारंटी कवरेज होता है अंडर ये वाला जो ट्रस्ट है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो लोन, ये 2 करोड़ तक का मिलेगा। और इसमें जो बेनिफिशियरी जो हैं वो कौन कौन है, एक तो कृषक हो गया, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। एक्चुअली इसमें क्या क्या होता है, फार्मर और जो प्राइवेट या फिर ज़्यादा
तकनीकी रूप से जो सक्षम लोग हैं वो दोनों मिल के जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है ताकि इनकी वॉइस बढ़े। ठीक है ना। हमारे यहाँ लघु और सीमांत जो कृषक हैं यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो टोटल के 86% है। तो इतने छोटे हैं फार्मर्स की इनके पास कोई आवाज़ नहीं है। तो इन सबको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आपने बना दी तो उनको जो है आवाज़ भी मिलती है, उनको कई सारी सहूलतें मिलती हैं। ये लोन आसानी से इनको मिल भी आता है क्योंकि लोन देने वापस करने में भरने में भी सक्षम होते हैं। ठीक, पैक्स आपको मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गई, ठीक है ना, स्वयं सहायता जो है समूह हो गए, और आपका मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारे लोग जो हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत आएंगे। अगला जो हमारा सेक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग कौन बनेगा, IAS PCS। इसमें सिर्फ पढ़ने ही नहीं, पढ़ने के बाद किस तरीके से उसको अप्लाई करके नॉलेज को हमें एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सब देखते हैं। देखिए यहाँ पे पाइथन 5 से संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DRDO ने एक जो है मतलब परीक्षण किया आपका पाइथन 5 का, जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल, मतलब हवा से ही छोड़ा जाएगा, मतलब कोई फाइटर प्लेन से और हवा में ही मार करेगा ये। ठीक, पाइथन जो है सॉरी, ये एक फैमिली है एयर टू एयर मिसाइल की जो इजरायली वेपन मैन्युफैक्चर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया। क्या स्टेटमेंट सही है बताइए। ठीक, पाइथन जो है एंगेज कर सकता है आपका एनिमी एयरक्राफ्ट को बहुत ही कम रेंज पर और नियर बियॉन्ड विजुअल रेंज पे, मतलब दिख नहीं रहा लेकिन उसके बियॉन्ड भी है तब भी उसको कर लेगा। तो ये मिसाइल मतलब ये कुल मिला के ये समझ सकते हो आप कि छोटी रेंज का है, ठीक है ना, छोटी रेंज का मिसाइल है, एयर टू एयर है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, देखिए इसमें सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, एयर टू एयर है, DRDO ने बनाया है, इजराइल के साथ में मिल के शॉर्ट रेंज के लिए है। समझ में आ गई बात। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आयुष्मान भारत दिवस से संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखिए आयुष्मान भारत दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया आपका 28 अप्रैल को। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। ठीक, आपको जैसे ये सही है ये पढ़ लिया, अब ये सही है कि गलत उसके सामने आपको जो लगता है उसको आप मार्क करते चला करो। इस दिन का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। बहुत अच्छी बात है। और ये क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। पढ़िए ढंग से, पॉज करके पढ़िए, मैं कह रहा हूँ। ठीक, इट विल ऑल्सो प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस एंड प्रोवाइड इंश्योरेंस बेनिफिट टू द पुअर। तो ये आयुष्मान भारत दिवस जो है इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट जो है आपका इसका सही ऑप्शन है C। पहला वाला जो स्टेटमेंट था कि ये 28 नहीं, ये बल्कि 30 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक, 30 अप्रैल को बनाया जाता है। आयुष्मान भारत स्कीम आप लोग को मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूँ। ये अप्रैल 2018 में आई थी और इसमें क्या है कि एक इंश्योरेंस स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें हर हाउस होल्ड को मिलेगा, कितने हाउस होल्ड, 10.74 करोड़ हाउस होल्ड। अगर आप इसको एक हाउस होल्ड में ऑन एन एवरेज, हालांकि इसमें कोई भी ये लिमिट नहीं है कितने लोग हो सकते हैं, ऑन एन एवरेज अगर हम मानो 5 लोग हैं तो 50 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा। इंश्योरेंस कितने पैसे का बीमा मिलेगा, 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। और आपको कौन सी डिजीजेज होनी चाहिए जिसके अंतर्गत आप इस स्कीम के अंतर्गत जो है आप उसका इलाज करा सकते हो, ऐसी डिजीज जहाँ पे जो है ऐसे अस्पताल जो कि सेकेंडरी और टर्शरी वाले हों। ठीक, प्राइमरी हेल्थ केयर की बात नहीं हो रही, सेकेंडरी टर्शरी वाले हेल्थ केयर जो हैं वहाँ पे आप जाके 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस है, आप अपना उपचार करा सकते हो भारत के किसी में भी कोने में जाकर। ठीक, केरला वाला, यूपी वाला, महाराष्ट्र में, कहीं भी जाके कोई भी कर सकता है। बस उसके बाद ये होना चाहिए। और जो लोग इसके एलिजिबल हैं उनको कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो होगा आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है उसके अंतर्गत स्टेट जो है आपका वो करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। ठीक है, और ये 2022 तक इसमें ये भी कहा गया था कि 2022 तक जैसे PSCs होते हैं गाँव में, अगर आप रहते हैं या देखा होगा प्राइमरी हेल्थ केयर, तो ये इसके जगह उन्होंने एक प्राइमरी लेवल पे ये पहले तो बात कर दी, भैया हम आपको 5 लाख का दे रहे हैं इंश्योरेंस, बीमा दे रहे हैं, जो ताकि आप सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर जाके आप हॉस्पिटल में जाके इम्पैनल्ड, एक चीज़ जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होंगे उन्हीं के होगा। ये भी नहीं कहीं पे भी आप चले आके, वो आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी कि ये वाला है कि नहीं है, वहीं पे आके बीमा मिलेगा। तो वो तो सेकेंडरी और टर्शरी की बात हो गई। जो प्राइमरी लेवल पे हेल्थ केयर है तो इसमें वाली स्कीम में आयुष्मान भारत वाले में इसको PM जय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जन आरोग्य मिशन। ठीक, तो योजना, तो ये वाले जो है 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भी इसमें बात कही गई है कि बनाए जाएंगे, जिसमें से 75,000 बन भी गए हैं और ऑपरेशनलाइज भी हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है।
और ये हेल्थ कवर लार्जेस्ट हेल्थ कवर है दुनिया का, 5 लाख रुपए दिया तो इसी के साथ में अगर आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़ डालिए, शेयर का बटन फोड़ डालिए और सब्सक्राइब जो है तुरंत करके घंटा बजा दिए, ताकि आप जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट भी जरूर करिए, ताकि आप लोग जो है एक्सरसाइज करिए, अपना जो है पार्टिसिपेशन दिखाते रहिए, अच्छा लगता है, इससे मोटिवेशन भी बढ़ता है और आप लोग के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की जो है हम लोग कोशिश करते रहते हैं। अगर आप लोग को यूपीएससी और ईपीएफओ का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप जो है ज्वाइन करना है तो आप लोग इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 856488053096960899 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और ये फुल वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकता है आपकी एग्ज़ाम के लिए। ठीक, चलिए तो कल आप लोग से फिर सुबह मुलाकात होगी 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।